हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी अड्डा प्रेप विद अस। आज हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास में क्लास थर्ड दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, तुगलक वंश पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक मिनट में पेन ले लूं। हाँ, तुगलक वंश में आपका कब से है ये 1320 से 1414। ठीक है, पहले आपके आते हैं गयासुद्दीन तुगलक। इनका शासनकाल कब से है 1320 से 1325। इस वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक मतलब गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में की थी। यह सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के शक्तिशाली गवर्नर नियुक्त हुआ था। ठीक है, किसानों की स्थिति में सुधार करना और कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना उसके दो प्रमुख उद्देश्य थे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई भूमि लगान तथा मंडी संबंधी नीति के पक्ष में वह लागू नहीं गया था। ठीक है, लागू नहीं था। उसने मुकद्दम तथा खूते को उसके पुराने अधिकार लौटा दिए। लगान निश्चित करने के बाद बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया। भू राजस्व के दर को 1/3 किया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन की कठोर नीति के विपरीत गयासुद्दीन ने उदारता की नीति अपनाई, जिससे बर्नी ने रसमेमियान अथवा मध्यपंथी नीति कहा। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। ठीक है, इसकी डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी। अमीरों को पद देने में वंशानुगत के साथ साथ योग्यता को भी आधार बनाया गया ताकि इजारेदारी को समाप्त किया जा सके। ठीक है, अलाउद्दीन द्वारा चलाई गई दाग तथा चेहरा प्रथा को प्रभावशाली ढंग से उत्साह से लागू किया गया। 1323 में उसने शहजादे जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक को दक्षिण भारत में सुल्तान का प्रभुत्व की पुनर्स्थापना के लिए भेजा। जौना खां ने वारगल के काकतीय व मदुरा के पांड्य राज्यों को विजित कर उसे दिल्ली सल्तनत कर शामिल कर लिया। तेलंगाना का नाम सुल्तानपुर रख दिया। ठीक है, राजमुदारी के अभिलेखों क्या है, राजमुदारी के अभिलेखों में जौना खां मतलब उलुग खां को दुनिया का खान कहा गया। सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक के समय ही दक्षिण के राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। इससे सर्वप्रथम वारंगल था। ठीक है, सुल्तान गयासुद्दीन का अंतिम सैन्य अभियान बंगाल में गड़बड़ी को समाप्त करना था, क्योंकि बलबन के लड़के बुगरा, ठीक है, बुगरा खां ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। निजामुद्दीन औलैया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। सुल्तान का आलिया से मनमुटाव हो गया था। ठीक है, स्वागत समारोह के लिए निर्मित लकड़ी के भवन तुगलकाबाद के समीप अफगानपुर गांव के गिरने पर फरवरी मार्च 1325 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तुगलकाबाद दिल्ली के समीप उसे दफनाया गया। ठीक है, इस भवन का निर्माण करने वाला अहमद आयज उसका पुत्र था। गयासुद्दीन ने लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। उसने पेंशन विभाग की स्थापना भी की। अब गयासुद्दीन तुगलक के बाद आपका कौन आता है, अभी हमने पहला कौन सा था, तुगलक वंश का पहला था गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद आपका कौन सा आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। इनका शासनकाल कब से 1325 से 1351। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व वाला शासक था। यह अरबी एवं फारसी का महान विद्वान तथा ज्ञान विज्ञान के विभिन्न विधाओं जैसे खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि में पारंगत था। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलादीन का शिष्य का जो फरीद का पता था, ठीक है, उसका नाम कई संज्ञाओं से जोड़ा गया।
अंत विरोधियों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा अथवा परोपकारी आदि। ठीक है, इसके सब नाम रखे गए। पहला क्या था? अंत विरोधी का विस्मयकारी मिश्रण। ठीक है, और दूसरा क्या था? रक्त का प्यासा अथवा परोपकारी। ठीक है, उसके शासनकाल में 1330 में अफ्रीकी यात्री कौन था? इब्न बतूता। ये कौन है? इब्न बतूता है ना, इसका क्या है यहाँ पे लिख लीजिए आप, इब्न बतूता। ठीक है, भारत आया, सॉरी, ठीक है, आया था। तान ने उसका खूब स्वागत किया। सुल्तान ने उसका खूब स्वागत किया और दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। ठीक है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, 1332 ईस्वी में इब्न बतूता, ठीक है, सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीनी शासक तोगन तिमूर, कौन है? तोगन तिमूर के दरबार में गया। इस यात्री ने मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं को अपनी पुस्तक रेहला में उल्लेख किया। रेहला किसकी पुस्तक है? यह आपके तोगन तिमूर की। ठीक है, इब्न बतूता के अनुसार उस समय तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में, ठीक है, बटा हुआ था। कश्मीर एवं आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर लगभग सारा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था। ठीक है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक योजनाएं बरनी क्या था? राजनीतिक एवं प्रशासनिक योजनाएं। ठीक है, इसमें क्या था आपका? सुल्तान के 5 मुख्य योजनाएं विशेष रूप से उल्लेख करता है। कौन कौन सी 5 योजनाएं थी? इसका उल्लेख तोगन तिमूर ने अपनी रचना रेहला में करी थी। ठीक है, पहली थी दोआब में कर वृद्धि। पहली उसकी क्या थी? दोआब में कर वृद्धि। कौन से, किस सन में? 1333 से 1334। दूसरी कौन सी थी? देवगिरी को राजधानी बनाना। ये कब हुआ? 1326 से 1327 में। तीसरी क्या थी? सांकेतिक मुद्रा जारी करना। ये कब हुई? 1330 से 1331 के बीच। फिर नेक्स्ट क्या था? खुरासान पर आक्रमण। ये आपका हुआ था 1332 से 1333। लास्ट वन क्या था आपका? कराची अभियान 1337 से 1338। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार ट्रांस-आकियाना के मंगोल शासक कौन थे? तरमाशिरीन। ये किस सन में? 1327 में। के आक्रमण को रोकने के लिए सुल्तान विफल रहा। अंततः उसने धन देकर वापस भेजा। सुल्तान के कुछ मंगोल अफसरों को नौकरियां दी गई तथा तमारशीन से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। सुल्तान की सर्वाधिक विवादास्पद योजना दिल्ली से देवगिरी में राजधानी परिवर्तन था। ठीक है, 1327 में राजधानी परिवर्तन से पूर्व देवगिरी को दौलताबाद नाम दिया गया। ठीक है, देवगिरी का पहले नाम क्या था? दौलताबाद। इसामी कौन है आपका? राइटर है। ठीक है, इसामी लिखता है कि सुल्तान खूनी एवं रक्त पिपासु था। ठीक है, वह दिल्ली वासियों को दखंड करना चाहता था, क्योंकि वे लोग सुल्तान के महल में गालियों वाले पत्र भेजते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? बर्नी के अनुसार, बर्नी कौन है आपके राइटर? बर्नी के अनुसार चूंकि देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में स्थित था तथा सभी दिशाओं में से एक जैसी दूरी थी, अतः इसे राजधानी के लिए चुना गया। ठीक है, देवगिरी मतलब दौलताबाद में मुस्लिम संस्कृति का केंद्र था। इसी स्थान पर बहमानी राज्य का विकास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? देवगिरी को कुबुतुल इस्लाम भी कहा गया। लेनपुल ने दौलताबाद को गुमराह शक्ति का स्मारक कहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। कब किया है आपका? 1330 में। अत्यधिक विशाल सेना रखने के उद्देश्य से किया था, क्योंकि उसे लगातार
दूसरे राज्यों को जीतने की सुल्तान की योजना, साथ ही उदारता, दानशीलता जो सुल्तान के स्वभाव का हिस्सा बन चुकी थी, के कारण राजकोष रिक्त हो गया था। उसने तांबे तथा इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी कराए। किसने जारी कराए थे तांबे के सिक्के? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बर्नी के कथानुसार खजाने में धन की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप से परिणित करने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। मोहम्मद बिन ने अपनी पूर्ववर्ती चीन के मंगोल शासक कुबले खां द्वारा चलाए गए कागज के सिक्के तथा फारसी के शासक गौताखू द्वारा इसी तरह, ठीक है, इसी तरह के प्रयोग से उत्साहित होकर सांकेतिक मुद्रा जारी करने को तैयार हुआ। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा ये होती क्या है? सांकेतिक मुद्रा का अर्थ है चांदी के टके के स्थान पर तांबे या जीतल के टके का प्रचलन। तांबे के टके का मूल्य चांदी के टके के समतुल्य रखा गया कि सिक्के की कीमत वही है, ठीक है, लेकिन चांदी की जगह क्या होगा? तांबे का होगा। नेक्स्ट क्या है? आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चांदी के अभाव के कारण इसका मूल्य बढ़ गया, जिससे लोगों को इसका भंडारण करना शुरू कर दिया। ठीक है, खुरासान, खुरासान अभियान ये क्या था? तरमाशरीन के साथ मैत्री का परिणाम था। ठीक है, कहा जाता है कि त्रिमैत्री संगठन मतलब 3 लोगों का संगठन। कौन कौन था इसमें? पहला आपके थे मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा आपका थे तरमाशीन, ठीक है, शरीन तथा मिस्र के सुल्तान। ये 3 लोगों को संगठन को क्या बोला गया? त्रिमैत्री संगठन। भी खुरासन के सुल्तान अबू सैयद के विरुद्ध बनाया गया। ठीक है, किंतु जब सुल्तान की सेना तैयार हुई तो ट्रांस ऑक्सियाना, ठीक है, राजनीतिक परिवर्तन होने के कारण तरमाशरीन के शासक पद से हटा दिया गया। इस प्रकार यह अभियान अभी भी प्रारंभ न हो सका। मोहम्मद बिन तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक को एडवर्ड टॉम ने धनवानों का युवराज की उपाधि प्रदान की। धनवानों का युवराज किसे बोला? मोहम्मद बिन तुगलक को। चांदी की सिक्के किसने चलवाए? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, त्रिमैत्री संगठन कौन कौन किसका किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक, तमाशीन और मिस्र के सुल्तान का। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने 200 ग्रेन का सोने का सिक्का जिसे दिनार चलाया। बर्नी के अनुसार सैनिक अभियान के लिए 3,70,000 सैनिकों को विशाल सेना खड़ी की गई और सैनिकों को पूरे 1 वर्ष तक अग्रिम वेतन प्रदान किया। ठीक है, पहले ही उन्हें वेतन दे दिया गया 1 वर्ष का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? कराचिल। कराचिल का सैनिक अभियान, इसको ध्यान दीजिएगा। सुल्तान की अगली विजय योजना थी, किंतु इसका विनाशकारी अंत हुआ। कराचिल की तुलना हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के पर्वतीय प्रदेश के साथ की गई। तिब्बत की सर्दी और बर्फीले तूफान में सुल्तान की लगभग संपूर्ण सेना मारी गई। जो सैनिक इस प्राकृतिक आपदा से बच गए वे प्लेग में मारे गए। ठीक है, दोआब क्या होता है? इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि दोआब कहते किसको है? दोआब में कर वृद्धि की योजना को सुल्तान ने अपने शासन में अंतिम दिनों में क्रियान्वित किया था। संभवतः दोआब में लगान वृद्धि को इस कारण लागू किया गया क्योंकि यह सुल्तान का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र था। ठीक है, दोआब में कर वृद्धि लगभग 1/10 से 1/20 के बीच थी। उपज का 50% लगान के रूप में तय किया गया, किंतु दुर्भाग्य से जिस वर्ष वृद्धि हुई उसी वर्ष अकाल और तदुपरांत प्लेग की महामारी फैल गई। ठीक है, इस संकटापन्न स्थिति में सुल्तान ने कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र में कृषि विभाग, जिसे क्या बोला? दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। अकाल राहत संहिता तैयार करवाई। सिंचाई के लिए सैकड़ों कुएं खुदवाए और अकालग्रस्त, ठीक है, अकालग्रस्त कृषकों को कृषि ऋण, इसे क्या बोला? तकावी प्रदान की। इसे सोनधर भी कहा गया। सुल्तान की पहली असफल योजना राजधानी में परिवर्तन तथा अंतिम मतलब जो 5वीं योजना थी दोआब
में कर वृद्धि थी। जब उन्होंने कर बढ़ाया उस टाइम अकाल छा गया, तो वो उनकी क्या थी, असफल योजना थी। और जब उन्होंने राजधानी परिवर्तन किया तो वो भी उनकी क्या थी, एक असफल योजना थी। ठीक है, अब इनके विद्रोह में क्या हुआ, किसके विद्रोह में, मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक के समय सबसे अधिक 34 विद्रोह हुए। ठीक है, इसमें 27 विद्रोह अकेले दक्षिण भारत में हुए। ठीक है, उसके अकाल के कारण, ठीक है, उसके अकाल के प्रमुख विद्रोह हैं दक्षिण में बहलाउद्दीन गुरशब्स, मुल्तान में बहराम किस्लू, ठीक है, तथा बंगाल में गयासुद्दीन आदि। 1335 में माबर में आहसान खां के विद्रोह में अमीरों द्वारा सुल्तान का खुला विरोध स्पष्ट हो गया। क्योंकि विद्रोह को दबाने के लिए जो सेना भेजी गई थी वह विद्रोहियों के साथ हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन काल में ही संपूर्ण दक्षिण भारत स्वतंत्र हो गया और दक्षिण में तुगलक साम्राज्य की ध्वंसावशेषों पर 3 स्वतंत्र राज्य, पहला आपका कौन सा था, विजयनगर साम्राज्य, बहमानी सल्तनत तथा मदुरा के सुल्तान सल्तनत, मुद्रा बहमानी विजयनगर, इन 3 सल्तनत की स्थापना हुई। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने मिस्र के अब्बासी खलीफा से स्वीकृति पत्र प्राप्त किया तथा खुतबा, ठीक है, खुतबा एवं सिक्कों पर अपने नाम के बदले खलीफाओं के नाम अंकित कराए। ठीक है, उसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, मतलब सुल्तान ईश्वर की छाया है, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है आदि वाक्यों को अंकित करवाया। ठीक है, उलमाओं का विरोध मोहम्मद बिन तुगलक के लिए परेशानी का कारण बना, इसीलिए सुल्तान द्वारा खलीफा के प्रति सम्मान दिखाना तथा अब्बासी खलीफा से मान्यता प्राप्त करना एक राजनीतिक कारण था। ठीक है, सुल्तान धर्मशास्त्र, इतिहास तथा इस्लामी कानून में विशेष दिलचस्पी रखता था और उसने उलेमा वर्ग की त्रुटियों को प्रति सजग था। इस वर्ग से जानबूझकर अपने स्वार्थ एवं हितों के लिए इस्लाम ही सही व्याख्या नहीं है, यह मानकर सुल्तान इस वर्ग के विरुद्ध हो गया। ठीक है, उस्र एवं जकात, क्या है, उस्र एवं जकात को छोड़कर उसने सभी शेष वर्गों को समाप्त कर दिया। ठीक है, अमीरों तथा अफसरों को वफादार बनाने एवं प्रशासन में सुधार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने उन पुराने अफसरों तथा कर्मचारियों के पदच्युत, ठीक है, पदच्युत कर दिया जिन पर उपद्रव फैलाने या किसी विद्रोह के प्रत्यक्ष या प्रक्षोभ रूप से भाग लेने का संदेह था। मोहम्मद बिन तुगलक के अमीर वर्ग में खानदानी अमीरों के अतिरिक्त कई जातियों के लोग, जिनसे मुख्यतः मंगोल, विदेशी तथा हिंदू भी थे। नस्ल में वर्ग विभेद को समाप्त करके मोहम्मद योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति करने की नीति मोहम्मद बिन तुगलक के समय अपनी पूर्णता पर पहुंच गई थी। ठीक है, कि जो जिस काबिल है जिसकी जो योग्यता है उस हिसाब से उसे पद दिया जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम सूबों को आय व्यय का हिसाब करने के लिए एक रजिस्टर तैयार कराया। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी शेख कौन है, शिहाबुद्दीन को दीवान उल मुस्तखराज, ठीक है, शेख मुइजुद्दीन को गुजरात का गवर्नर तथा सैयद कमालुद्दीन, ठीक है, सैयद कमालुद्दीन अमीर किरमानी की सेना में नियुक्त किया गया। शेख निजामुद्दीन महबूब ए इलाही, मतलब ईश्वर प्रेमी, सुल्तान के विरोधियों में से एक था। उसने उदारवादी विचारों का परिणाम हमें कुछ जैन परंपराओं में मिलता है, जिसके अनुसार उसने जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी तथा राजशेखर का स्वागत किया। नगरकोट की विजय 1337 में जो की हुई तथा कोदन की विजय बिन तुगलक की एक नवीन विजय मानी जाती है। केवल राजस्थान में उसका सफलता नहीं मिली, बल्कि दक्षिण भारत की विजय को पूर्ण करने का श्रेय उसी को ही है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बंगाल संपूर्ण रूप से दिल्ली सल्तनत
से आजाद हो गया था। मलिक हाजी इलाइस, ठीक है, इलायस ने सुल्तान शमसुद्दीन के नाम पर स्वतंत्र शासक बना। सुल्तान हिंदुओं के होली तथा अन्य त्योहारों में हिस्सा होता था। ईसामी, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा मतलब प्रतीक मुद्रा का प्रचलन मुख्यतः मंगोलों के ही देन है। वह एक अच्छा कवि और संगीत प्रेमी था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। उसकी असफलता का मुख्य कारण उसका अपना निजी व्यक्तित्व था। नगरकोट पर आक्रमण के अवसर पर उसने ज्वालामुखी की देवी मंदिर को नष्ट नहीं किया। हिंदुओं को उसने सम्मानित पदों पर नियुक्त किया। दिल्ली सुल्तानों में वह प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। एल्फिस्टन, ठीक है, एल्फिस्टन ने यह मत दिया कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन के कुछ अंश थे, ठीक है, मतलब वो पागल राजा था। डॉक्टर ईश्वरी होगा इसमें, ठीक है, नहीं सॉरी सही है। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार उसमें विरोधी तत्वों का मिश्रण था, ठीक है। वहीं पे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार क्या बोला? दिल्ली के सिंहासन को सुशोभित करने वाले शासक को वह सर्वाधिक विद्वान एवं सुसंस्कृत शासक था। 1351 में सिंध में ठट्टा के विरोध में को दबाते हुए सुल्तान की मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1351 में। तो इनका शासनकाल कहां से है? 1325 से 1351। अब इनके बाद कौन आएगा देखते हैं, ठीक है। बदायूं कहता है कि सुल्तान और को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। इसके मरने पर बदायूं ने यह बात कही, ठीक है। राजधानी परिवर्तन के संबंध में इब्न बतूता लिखता है। क्या लिखा इब्न बतूता ने? अंधे व लंगड़े को भी घसीट कर ले जाया गया था, जबकि बर्नी कहता है कि कुत्ते बिल्ली तक को नहीं छोड़ा। मतलब जब राजधानी परिवर्तन की तो हर चीजें परिवर्तन कर दिया इन्होंने। तो वही बताया कि अंधे व लंगड़े को भी घसीट कर ले गया था, जबकि बर्नी ने कहा ये बात कि कुत्ते बिल्ली तक को नहीं छोड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन, ईरान, इराक, ख्वारिज़्म आदि के सभी राजदूतों को आदान प्रदान हुआ, जिससे सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ी और विदेशों से आर्थिक एवं सांस्कृतिक संपर्क में वृद्धि हुई। इसके बाद आपका आते हैं फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक। इनका शासनकाल है 1351 से 1388। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के भाई हैं, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा, पर उसने एक विफल शासक के गुणों एवं शासक दोनों का अभाव था, सफल शासक का। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो प्रदेश दिल्ली सल्तनत को पृथक हो गए, ठीक है, जो प्रदेश दिल्ली सल्तनत से पृथक हो गए, उसने उन्हें पुनर्विजित करने का भी कोई प्रयास नहीं किया, ठीक है, कि उसको मिला लिया जाए, तो उसने कुछ नहीं किया उसने। वेट उसके कुशल बीले शासन, कमजोर विदेश नीति तथा दोषपूर्ण सैनिक संगठन के दुष्प्रभावों के परिणाम स्वरूप सल्तनत का तेजी से पतन विघटन हो गया। प्रशासन के मामले में फिरोज का दृष्टिकोण सस्ती लोकप्रियता अर्जित करना, उसे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रदत्त समस्त ऋणों को माफ कर दिया गया। दंड संहिता के संशोधित करने पर दंडों को अधिक मानवीय बनाया गया तथा सुल्तान को भेंट देना की प्रथा को समाप्त कर दिया गया कि राजा को भेंट नहीं दी जाएगी। उसने कर प्रणाली को धार्मिक या मजहबी स्वरूप प्रदान किया और कम से कम 23 प्रचलित करों को समाप्त कर इस्लामी शरीयत कानून द्वारा अनुमति प्राप्त केवल 4 करों, कौन कौन से? खराज, ज़कात, जजिया, खुम्स को आरोपित किया, ठीक है। अपने मजहबी उत्साह या धर्म निष्ठा का प्रदर्शन करने के लिए उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, ठीक है।
नहर प्रणाली के निर्माण के बाद उसने उलेमा की स्वीकृति के पश्चात शर्व नामक सिंचाई का भी लगाया, जो भूमि की उपज का 10% होता था। ठीक है, उसने नियंत्रणाधीन फलों को 1200 बाग लगाए। ठीक है, उसने सरकारी पदों, सैनिक तथा असैनिक के वंशानुगत बनाया तथा अधिकतर सैनिकों के वेतन के बदले जागीरें देने की प्रथा को पुनर्जीवित किया। फिरोज तुगलक ने साम्राज्य के विस्तार के लिए कोई भी सैनिक अभियान नहीं किया। ठीक है, ये जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं ना, ये लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रहे हैं इनसे रिलेटेड। ये कहानी नहीं कि ये सीरियल वाइज चल रही, नहीं, जो इनसे रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, इन्होंने आगे क्या किया, कैसे किया, आगे क्या हुआ, तो इस हिसाब से इसको हम पढ़ेंगे। हमारा ये मतलब बस आपका वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसके द्वारा स्थापित 3 प्रसिद्ध नगर थे, हिसार, फिरोजा, जौनपुर और दिल्ली में फिरोजाबाद, जौनपुर की स्थापना उसने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की। ठीक है, फिरोज ने सिक्कों पर अपने नाम के साथ साथ अपने पुत्र अथवा उत्तराधिकारी फतेह खान का नाम अंकित करवाया। धार्मिक वर्ग की प्रशंसा, ठीक है, धार्मिक वर्ग की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए उसने जगन्नाथ मंदिर को हानि पहुंचाई। ज्वालामुखी मंदिर से संस्कृत के कुछ पुराने दस्तावेज दिल्ली लाया। मोहम्मद बिन तुगलक के खोए हुए प्रदेशों को वापस लाने के उद्देश्य से फिरोज ने बंगाल तथा सिंध पर सैनिक अभियान किया, किंतु असफल रहा। वह कांगड़ा के दुर्ग पर भी आक्रमण किया, किंतु उसे वहां भी सफलता नहीं मिली। अफीफ के अनुसार सल्तनत के इतिहास में सिंध का अभियान सर्वाधिक कुव्यवस्थित सैनिक अभियान था। ठीक है, किसने बोली थी ये बात? अफीफ ने बोली थी कि सुल्तान के इतिहास में सिंध का अभियान सर्वाधिक कुव्यवस्थित, किसी सही ढंग से उसका सैनिक अभियान नहीं था। सिंध सैनिकों द्वारा पीछा किए जाने पर यह कहावत प्रसिद्ध हो गई। कौन सी कहावत थी? देख शेख प्रथा का कमला, एक तुगलक मर गया दूसरे को जरा संभाल। ठीक है, फिरोज शाह ने दिल्ली पहुंचते ही एक महत्वपूर्ण घोषणा क्या किया? एक महत्वपूर्ण घोषणा की। क्या घोषणा की? सभी अफसर जो सिंध अभियान में मारे गए थे, ठीक है, सभी अफसर जो सिंध अभियान में मारे गए, उनकी जागीरें उनके उत्तराधिकारियों के नाम बगैर किसी शर्त के और स्थायी तौर पर प्रदान कर दी जाए। क्या कर दी गई? अफीक के अनुसार सुल्तान ने एक घुड़सवार को अपने खजाने से 1 टका दिया ताकि वह रिश्वत देकर अर्ज में अपने घोड़े को पास करवा सके। ठीक है, ख्वाजा हिसामुद्दीन के एक अनुमान के अनुसार फिरोज सरकार ने वर्ष आय 6 करोड़ 75 लाख टका थी, जबकि अकेले सेना मंत्री वंशीर, जिसने अपना प्रारंभिक दौर सुल्तान से एक दास से प्रारंभ किया, के पास 13 करोड़ टका धन दौलत था। सुल्तान पहला सल्तनत कालीन शासक था जिसने राज्य को आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया। ठीक है, फिरोज तुगलक के समय इजायबरी को पुनः बढ़ावा दिया गया। अब इजायबरी क्या है आपका? ठीक है, उसने सैनिकों के पदों को वंशानुगत बनाकर सैनिकों की योग्यता जांच करने की सरकारी अधिकार को तिलांजलि दे दी। ठीक है, अफीक के अनुसार उसके द्वारा भर्ती किए गए गुलामों की संख्या 1,80,000 थी। 1,80,000 गुलाम किसके शासनकाल में थे? ये आपके थे फिरोज शाह के। ठीक है, फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक का कौन था? ये उनके चचेरे भाई थे। शम्स ए शिराज अफीक के तारीखे फिरोज शाही लिखा है कि सुल्तान ने इस आशय का आदेश पारित किया कि यदि कोई सैनिक वृद्धावस्था के कारण घोड़े पर सवारी करने के लिए अक्षम हो गया तो वह अपने एवज या स्थान पर अपने एजेंट के रूप में अपने पुत्र ना होने पर दामाद, यदि दामाद भी ना हो तो अपने गुलाम को सेवा करने के लिए भेज देता, तो ऐसे वृद्ध और अक्षम सैनिक के सेना में सेवारत माना जाएगा। ठीक है, फिरोज द्वारा लिखित
फतूहात ए फिरोज शाही में लिखा गया कि जब कोई पदासीन या शासकीय सेवारत व्यक्ति मर जाता है तो उसका पद और उसके तत्संबंधी वेतन भत्ते उसके पुत्र को प्रदान कर दिए जाएं और उसके पुत्र की प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी। इस काल में भवन निर्माण में काफी प्रोत्साहन मिला। प्रशासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हांसी तथा सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरों की खुदाई हुई थी। एक नहर सतलज नदी से द्वीपालपुर के पास तथा दूसरी यमुना नदी के सिरमूर के पास खुदाई गई। यद्यपि इसके पानी से शाही महल की आवश्यकता पूरी की गई, तथापि इन नहरों से 180 मील पूर्व पंजाब के प्रदेश को सिंचित किया गया। फिरोज शाह ने एक रोजगार दफ्तर स्थापित किया जो बेकार को कार्य दिलाता था। ठीक है, उसने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया जो मुसलमान अनाथ स्त्रियों तथा विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। दिल्ली के सुल्तान में फिरोज पहला सुल्तान था जिसने इस्लाम के कानूनों और उल्मा वर्ग के राज्य के शासन में प्रधानता प्रदान की। उसने उसकी धार्मिक नीति धर्मावता तथा अक्षुण्णता की रही। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के अनुसार फिरोज इस युग का सबसे महान धर्मांध तथा क्षेत्र में सिकंदर लोधी और औरंगजेब में का अग्रज था। ठीक है, मतलब ये औरंगजेब और सिकंदर लोधी के आगे थे। फिरोज ने अपने को खलीफा का नाइब पुकारा और अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। ठीक है, हेनरी एलिट के एनफिल्ड ने फिरोज को सल्तनत युग का अकबर कहा। किसने बोला था? हेनरी एलिट तथा एलिफिंस्टन ने फिरोज शाह क्या बोला था? सल्तनत युग का अकबर। वह प्रथम सुल्तान था जिसने विजयों तथा युद्धों की तुलना में अपनी प्रजा के भौतिक उन्नति को श्रेष्ठ स्थान दिया, शासक के कर्तव्यों को विस्तृत किया तथा इस्लाम धर्म को राज शासन का आधार बनाया। फिरोज तुगलक ने शशगानी 6 जीतल का नामक सिक्का चलाया। अफीफ के अनुसार सुल्तान ने अध्या तथा बिख नाम तांबा और चांदी निर्मित सिक्का चलाया। ठीक है, फिरोज को इतिहास तथा चिकित्सा शास्त्र में रुचि थी। संस्कृत में लिखे गए ग्रंथों को उसने फारसी में अनुवाद कराया। ये ध्यान दीजिए, संस्कृत के ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किसने कराया? ये आपका कराया फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज का मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक, इसको बेनिवोलेंट डेस्पोट कहा जाता है। ठीक है, अब इनके उत्तराधिकारी कौन थे? फिरोज शाह के उत्तराधिकारी, फिरोज के उत्तराधिकारी उसका पौत्र तुगलक शाह था जो गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है, अपने राज्यारोहण के 2 वर्ष के भीतर ही वह षड्यंत्रों का शिकार हो गया। अगले 5 वर्षों के दौरान 3 शासक अब्रबुक, गुहमुद शाह तथा अलाउद्दीन सिकंदर शाह गद्दी पर बैठे। इसके बाद नसरुद्दीन महमूद 1394 से 1412, ठीक है, सिंहासनारूढ़ हुआ जो तुगलक वंश का अंतिम शासक। और यहीं से क्या हुआ? ये शासन में मतलब शासन काल में मार दिए गए। फिर यहीं से क्या हुआ? तुगलक वंश समाप्त हो गया। सल्तनत नसरुद्दीन के शासनकाल के मध्य एशिया का महान मंगोल सेनानायक तैमूर, ठीक है, 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। तैमूर का आक्रमण तुगलक वंश एवं दिल्ली दोनों के लिए मरणांतक आघात सिद्ध हुआ। नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु से पूर्व लोग व्यंग पूर्वक कहा करते थे कि शहंशाह को सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में तुगलक वंश के साम्राज्य भारत में सबसे अधिक विस्तृत थे। गयासुद्दीन तुगलक के समय से दक्षिण के राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत को सम्मिलित करने के लिए नीति अपनाई गई। तुगलक वंश के पतन का मुख्य कारण फिरोज शाह के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता थी। मोहम्मद महमूद को तत्काल बाद दौलत खां शासक बना। ठीक है, अब इसके बाद आपका सैयद वंश आएगा। फिर उसके आपका सैयद वंश कब से कब तक है? 14 से 14, ये आपका आएगा 14 से 14
चौदह से 1451 तक के तुगलक वंश रहेगा, फिर आपका लोधी वंश आगे आएगा, फिर ऐसे हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।